डिपेंड इसी से नहीं चलता है, हल्का सा मारते रहेंगे तो चलता रहेगा। हाँ नहीं ये तो ऐसे ही 6 महीने से ऐसे ही। सर मैं आज रिक्वायरमेंट में लिखे हुए सर पेन एक्स्ट्रा नहीं वैसे तो ठीक है, वैसे तो करना है, ठीक है ना। पीएचसी का नहीं कुछ पीएचसी की बात है ये बात में तो देखो कौन कौन सर हेलो हेलो नहीं वहाँ पे लगा के हेलो हेलो बात ऐसे ही ठीक माइक से बोलना बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि मास्क मुंह से ना उतारें, मास्क पहन के बैठे, मास्क ना उतारें। पीछे आपको स्पीकर की आवाज ठीक आ रही है? हेलो 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 ऐसे ओपन कीजिए हेलो 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 डबल फोटो ज्वाइनिंग इशू करें वही करने लगा था। डबल फोटो नहीं ये तो कोई यहाँ से अगर जा रहा तो आवाज का सही बात है 283 179 17 ये आवाज नहीं दिखा रही। अस्सलामुअलैकुम, आवाज आ रही है? नहीं सुन रहा हूँ। अभी अस्सलामुअलैकुम, आवाज आ रही है? इसको किधर से वो करीब करीब है वो आप करीब करीब कैमरा से रखो।
नीचे ऑफ होते हैं। कैनवास में नहीं है उस पे ये कल पता नहीं क्या कह रहे थे वो वापस आप स्मार्टफोन बोलिए तो सामने क्यों आवाज आ रही है? अब नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है? उसका मसला होगा, अब चेक करें। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। इको तो नहीं आ रही। इको 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 वो शायद करीब होने की वजह से आ रही है। अब तो नहीं है इको। दो चीजें चेक करनी है ना हमने फिर एक इस क्लास का और ऑनलाइन वाला दोबारा याद है जैसे भी आगे नॉट के ऊपर हो गया था हो गया, 102 में आ जाएगा। उसमें तो जो आईडी मांगते हैं तो आईडी दे दिया करें। आईडी मांगते हैं इशू, अपनी आईडी सेंड कर देते हैं स्कैन शीट में एनरोल्ड नहीं, साथ स्कैन की आईडी होती है साथ। वो बात ये होता है कि हमारा नेट तो ठीक होता है, कुछ बच्चों का नेट जो है ना स्लो होने की वजह से बर्डन ज्यादा होता है, कैंपस उनसे नहीं भी हो रहा होता, तो फिर डायरेक्ट आईडी मांग रहा है। ग्रुप में नहीं, वो पर्सनली जो मांगने हैं फिर उसको बंदा मना भी करे, उसकी भी क्लास नहीं होता है। तो रूटीन तो नहीं है सर, कभी कभी होता है। तो पहले दिन तो यही कह देता है कैंपस में चेक करो, अपना नेट का कनेक्शन चेक करो, अगर फिर दोबारा फिर उनको जो है ना एक दिन करके देखो रूटीन नहीं बना तो पहले कौन करना तो क्लास के दौरान भी नेट पर प्रॉब्लम क्लास के दौरान अगर नेट का इशू है तो क्लास के दौरान भी है वो तो क्लास के दौरान बेटा आवाज का मोस्टली को आ रहा होता है, इधर आवाज ठीक आ रही होती है, वो आवाज को मैसेज कर वो देते फिर तो पहले ये होना कि अपना नेट हैं। कनेक्शन उन्होंने कहा ठीक है एक आध दिन हम आपको फैसिलिटेट करें लेकिन अपना नेट कनेक्शन क्योंकि बाकी बच्चों को तो अगर नहीं इशू आ रहा तो इसका मतलब कैंपस साइड का तो इशू नहीं है। ग्रुप में तो कोई मैसेज ये तो होता है जनरली सबको आ रहा है ठीक है ना पता है ठीक है एक आध दिन नहीं आती। नहीं आज इनको शिप सबको ऐड कर जी ग्रुप में तीनों ऐड तीनों ऐड तो आप कोई भी शेयर करें उनको वो उनके पर्सनल में सेंड कर देता हूँ लड़ा से, कोई ग्रुप में नहीं मैं तो ग्रुप में रख लूंगा ताकि नाम याद रहे ये लड़ा से
ये वाली लाइट ये वाली लाइट ऑन शोएब साहब इसके अगर इसकी चार्जिंग केबल इसकी चार्जिंग आप लोग बेटा आवाज क्लियर आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। ये तो थोड़ी सी तेज कीजिएगा, आवाज थोड़ी सी ऊंची कीजिएगा, ये वाले स्पीकर, ये क्लास वाले स्पीकर। इधर से मेरा ख्याल होती है। ये बेटा आवाज क्लियर है आप लोगों को? कोई इको तो नहीं? चलें फिर आज हम जरा रजिस्टर खोलें, जरा फर्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जो चीजें पहले हमने FR1 में डिस्कस की हुई उन्हीं से स्टार्ट लेंगे आगे। चले ठीक है, बस बैठे सर बैठे। अच्छा बेटा, स्टार्ट करने से पहले एक जरा और चीज काइंडली ऑब्जर्व रखिएगा, अगर किसी दिन आप फिजिकली क्लास में ना आ सकें तो आपके पास फिर ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ क्लास में बैठे हैं, मसलन किसी दिन अगर आप क्लास नहीं ले सकेंगे फिजिकली, तो अपनी क्लास मिस करने के बजाय आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं।
और अगर ऑनलाइन भी कभी ना ले सकें तो आपको उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी शाम तक अवेलेबल हो जाएगा। इस सब का मकसद ये है कि जब आप नेक्स्ट डे अगर क्लास में आए तो पिछला इन एनी केस कवर हो चुका हो। ठीक है, आइडियली तो डेफिनेटली आप फिजिकली आएंगे, ना आ सकेंगे तो पहले क्या करें, इस टाइम पे ऑनलाइन लें, और अगर वो भी पॉसिबल ना हो किसी वजह से, ठीक है, तो क्लास मिस नहीं करनी, फिर रिकॉर्डेड सुनकर मतलब नेक्स्ट डे जब आप आए तो पिछला ऑलरेडी कवर हो गया हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ज़हन में रख लीजिएगा। बाकी आपको अगर उसका आइडिया नहीं कि आपने ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करना है तो वो अहमद आप गाइड कर देगा जाते हुए, फिर आप अहमद से मिल लीजिएगा। बस तो मेरा ख्याल आइडिया होगा आप लोगों को कि ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करना, लेकिन अगर नहीं इशू तो नहीं पता होगा तो पता कर लीजिएगा। चलिए सर, लेट्स स्टार्ट। जरा स्क्रीन की तरफ भी देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम जरा कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट एक दफा रिवाइज करना है ज़हन में। चलिए जी, आपके सामने लिखी नजर आ रही है आपको, तो फिलहाल ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स भी रख लें, नोट्स में भी लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखना चाहें स्क्रीन पे देखें। ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का? सबसे पहले बड़ा एक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वर्किंग होती है। यस, एक मिनट पर। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वर्किंग अगर आपने करनी है तो उसमें फिर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? प्लीज, सबसे पहले क्या ढूंढा जाता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देन क्या ढूंढा जाता है? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर कोई रिटर्न्स हो तो लेस कर देंगे, अगर कोई कैरेज इनवर्ड्स हो ऐड हो जाएगा, कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हो, कोई कस्टम ड्यूटी हो वो भी ऐड हो जाएगी। अगर रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो वो परचेज कॉस्ट का पार्ट बनने की बजाय रिफंडेबल टैक्सेस अलग से आपका एक एसेट बनेगा। वो टैक्स जो आपको वापस मिल जाने वो आपका एसेट है, वो आपका एक्सपेंस नहीं है। लेकिन वो टैक्स जो आपने पे किया और अब नॉन रिफंडेबल है तो फिर आपके परचेज कॉस्ट का पार्ट है। इसी तरह अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, कस्टम ड्यूटीज हैं, वो भी परचेज कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, और आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा? और रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ अपने नोट्स में भी साथ साथ जहाँ चीज ऐड करनी पड़े लिखें जरा, इसको फिर डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल एक ऐसा मटेरियल जिससे फिनिश गुड्स बननी है। अगर फॉर एग्जांपल शूज मैन्युफैक्चरिंग है तो लेदर इज रॉ मटेरियल। अगर चेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग है प्लास्टिक कैन बी रॉ मटेरियल, और अगर लकड़ी से बना रहे हैं तो वुड कैन बी रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल मींस ऐसा मटेरियल जिससे फिनिश गुड्स बननी है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट? कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यकीनन ये चीजें बड़ा पढ़ी तो ही हैं लेकिन सही तरह रिवाइज करना है। तो व्हाट आर द मेन थिंग्स जो रॉ मटेरियल कंज्यूम की वर्किंग में आएंगी? तेजी से अगर बोल दें, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, बाकी सब कुछ डिफरेंटली वो जो डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। जब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट हो जाएगा तो देन फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है? डायरेक्ट लेबर, जिसे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी कहते हैं। तो इसके साथ लिख लें जरा, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के साथ डायरेक्ट लेबर। देन बेटा अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मींस डायरेक्ट मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस मींस डायरेक्ट लेबर को ऐड कर लिया जाए, इन दोनों फिगर्स को अगर आपस में प्लस कर लिया जाए तो देन द फिगर इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट is not a name of any specifically other cost, it is a combination of direct material and direct labor। एक और वर्ड भी होता है कन्वर्जन कॉस्ट, अभी सुना? वो क्या होता है कन्वर्जन कॉस्ट? चलो स्टेटमेंट कंप्लीट करें फिर मैं भी बताता हूँ। बहरहाल प्राइम कॉस्ट क्या है जी? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल ही का एक और नाम है। ठीक है, और वेजेस भी समटाइम वर्ड लिखा होता है, वो भी डायरेक्ट लेबर के लिए वर्ड होता है। देन उसके बाद फिर फैक्ट्री में जितने और एक्सपेंसेस हों मटेरियल और लेबर के अलावा, उन सब एक्सपेंसेस को फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। तो नेक्स्ट एक हेडिंग आ जाएगी फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये जरा अंडरलाइन अगर आप कर लें, ये हेडिंग है। ऊपर सबसे ऊपर भी रॉ मटेरियल एक हेडिंग थी, उसके फिर नीचे रॉ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन थी, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स पर हेडिंग है। अब 3 फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ लिखे हुए हैं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इसके अलावा 3-4 ये पहले पढ़ लें 3, और इनके अलावा भी 3-4 जरा
लिखने की कोशिश करें पहले। लेफ्ट साइड पे स्पेस है पेज के, कुछ जरा हेल्प करें मेरी। लाइट एंड पावर, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, ये तो लिखा हुआ है। अच्छा, प्रिंसिपली काइंडली बस ये ज़हन में रख लीजिएगा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री में कोई भी एक्सपेंस हो, फैक्ट्री के अंदर कोई भी एक्सपेंस हो, दैट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, उसमें रेंट ऑफ फैक्ट्री लिखें, जरा लिस्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, रेंट, यूटिलिटीज हो सकती हैं, बस वो लाइट एंड पावर में शायद आ गया, यूटिलिटी बिल्स, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन बटा लिखी हुई है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, और कोई इसके अलावा, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, कोई और जी? हाँ जी, फैक्ट्री की रिपेयर मेंटेनेंस, फैक्ट्री एसेट्स की रिपेयर मेंटेनेंस, आइदर बिल्डिंग या मशीनरी वगैरह की। हाँ जी, फ्यूल कंज्यूम्ड, अगर फैक्ट्री में कुछ जनरेटर्स हैं और जनरेटर्स फ्यूल से चल रहे हैं तो फ्यूल की कंजम्पशन जो है, फ्यूल कंज्यूम्ड। अच्छा, फ्यूल कंज्यूम्ड एक्सपेंस होगा या फ्यूल परचेज्ड? इनमें डिफरेंस हो सकता है, फ्यूल परचेज्ड, फ्यूल कंज्यूम्ड। हो सकता है आपने 1000 लीटर सपोज परचेज किया और ड्यूरिंग द काउंटिंग लेट्स अज्यूम सिर्फ 800 लीटर्स इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है, तो जो 800 लीटर्स की जो कॉस्ट है वो तो एक्सपेंस है, बाकी 200 लीटर्स जो बच गए हैं उनकी कॉस्ट अभी आपका एसेट है। जो बच गया, कोई भी चीज अगर आपने खरीदी और बच गई है वो फिर एक्सपेंस नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जितना आपने खरीदा वो सारे कंज्यूम हो गए तो फिर वो एक्सपेंस है, लेकिन डेफिनेटली कंज्यूम्ड इज एन एक्सपेंस। लेकिन अगर परचेज ज्यादा किया है और कंज्यूम कम हुआ तो जो डिफरेंस बच गया है वो फिर आपका स्टॉक बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में होना चाहिए। ठीक है, ऊपर जरा जाए फर्स्ट कैलकुलेशन पे, ये जो रॉ मटेरियल की हमने वर्किंग की है, ये भी बेसिकली इस वर्किंग में क्या कैलकुलेट करना चाहा हमने कि जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसका पता चल रहा है और जो रॉ मटेरियल बच गया है वो क्या है, वो एसेट है, वो फिर करंट एसेट्स में आएगा। तो चाहे रॉ मटेरियल का स्टॉक बच जाए, फिनिश गुड्स का स्टॉक बच जाए या वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक बच जाए, ये सब कुछ आपके करंट एसेट्स का पार्ट है। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी हेडिंग जरा काइंडली ध्यान में रखें। सबसे ऊपर जो हेडिंग है, हम चाहते क्या है स्टेटमेंट में कि जो गुड्स बना ली गई हैं उनकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो जो चीजें अभी लगनी है गुड्स को बनाने में वो डेफिनेटली फिर इस साल की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया जी यहाँ तक? तो देन बेटा एक 162 जो है एक टोटल हो गया, ये फिगर्स सारी अज्यूम्ड ही हैं। अभी क्वेश्चन करते हैं। तो 162 इज टोटल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स बेस्ड ऑन दिस डाटा जो आपके सामने। देन फिर 417 जो फिगर है, अगर प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ऐड कर लें तो देन यहाँ तक जो फिगर आएगी दैट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और एक स्लैश करके और वर्ड लिखें प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट इज सम ऑफ, जी सर जी, सम ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसको ना काइंडली दो तीन तरीकों से आपने याद रखना है। कहीं अलग से स्पेस या नीचे जगह मेरे ख्याल पेश के वहां बनाया था फॉर्मूला जरा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इस तरह मैं कह सकता हूँ, साथ साथ सुनते रहिएगा फिर बाद में लिख लीजिएगा। क्या मैं कह सकता हूँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इंटरचेंजेबली इस तरह अक्सर मैं बोला करूंगा तो ध्यान में रखना, कह सकता हूँ वैसे। और इन अदर वर्ड्स डेफिनेटली मैं क्या कह सकता हूँ, इट इज आल्सो इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करके नाम हो गया प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। नोट करने से पहले एक मिनट,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने और वर्ड बोला था, वो जरा मैं एक मिनट एक्सप्लेन कर दूं जरा पहले। एक तो है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, लेकिन बेटा इसी के अगेंस्ट एक वर्ड यूज होता है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का पहले वर्ड जो एज इट इज है ना, इसको जरा समझे। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा। इसको किस में कन्वर्ट करना? रॉ मटेरियल को अगर हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है तो कौन सी दो कॉस्ट इंकर होंगी बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट? डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो कन्वर्जन कॉस्ट मींस सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये भी कहीं जरा फॉर्मूला पहले नोट करें। एफ एक वर्ड लिख रहा हूँ जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए। डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। तो क्या बेटा फाइनली फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज आल्सो इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है सर। लेकिन एक सेकंड बस मेरी एक चीज सुन लें जरा, फिर आप नोट कीजिएगा। क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस तरह भी बोल सकता हूं, प्राइम कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट में क्या मसला है? डायरेक्ट लेबर दो दफा हो जाएगी। प्राइम कॉस्ट में भी डायरेक्ट लेबर है, कन्वर्जन कॉस्ट में भी डायरेक्ट लेबर है, तो प्राइम कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। या आप कहेंगे प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, और या क्या कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये तीनों एंगल से फाइनली नोट करना जरा, याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस किस तरह से बोली जा सकती है। तो ये आपके सामने अब आ गया पूरा, वो स्टार्ट में मैंने लिखा था, अगर नहीं किसी ने लिखा तो फाइनल लिखना। कन्वर्जन कॉस्ट बेटा ये है कि रॉ मटेरियल को अगर आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना तो कौन कौन से खर्चे आएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर लेदर से आपने शूज बनाना है तो अब लेदर से शूज कैसे बनेंगे? कुछ एम्प्लॉइज काम करेंगे लेदर को शूज में कन्वर्ट करने के लिए, और कुछ ओवरहेड्स इनकम होंगे। तो कन्वर्जन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा। तो इट इज सम ऑफ डायरेक्ट लेबर, वेजेस ऑफ लेबर एंड प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। कोई और कंफ्यूजन है? ये विकास साहब आप लास्ट टू फार्मूलाज कह रहे हैं, देख लिया? ये कोई और कंफ्यूजन तो नहीं किसी की? प्लीज, मैं देख अगर इधर भी रहा हूं तो बोल आपसे भी रहा हूं। देन स्टेटमेंट बड़ा कंप्लीट कर लें। बार बार ये हर टॉपिक में शायद हम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो जरा एक दफा रिफ्रेश करें सही माइंड में। सबसे पहले आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर क्या आ गया डायरेक्ट लेबर, सम करके क्या आ गया, फिर क्या आ गया फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐड करके क्या बन गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और फिर देन लास्ट टू स्टेप्स आर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड हो जाता है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस होके फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर कैलकुलेट हो जाती है। ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली बेटा ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं बनाई जाएगी, ये सिर्फ किस बिजनेस में बनेगी? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन एडिशन टू द इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाई जाती है बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब नीचे जरा इनकम स्टेटमेंट पे आ जाऊंगा। इनकम स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स, लेकिन किसकी सेल? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से, ऑफ फिनिश गुड्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना, ये इंटरचेंजेबल वर्ड है फॉर कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का बेटा सिंपली मीनिंग क्या होना चाहिए इन वर्ड्स का? कॉस्ट ऑफ सेल्स जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट। तो कौन सी चीजें बेची हैं? फिनिश गुड्स जो बेची हैं उनकी कॉस्ट। फर्स्ट लाइन में क्या आ गया? जो फिनिश गुड्स बेची हैं उनकी सेलिंग प्राइस सेल्स रेवेन्यू में, और लेस इसमें से क्या कर देंगे
जो चीजें बेची हैं, जो फिनिश गुड्स बेची हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है ताकि प्रॉफिट कैलकुलेट हो सके। तो कैसे ये वर्किंग होगी? ओपनिंग स्टॉक किसका लेंगे आप? फिनिश गुड्स का। फिर उसमें क्या ऐड करेंगे? परचेजेस ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिनिश गुड्स खरीदी नहीं होंगी, फिनिश गुड्स बनाई होंगी, और जो फिनिश गुड्स बनाई होंगी उनकी आपने कॉस्ट किस स्टेटमेंट में कैलकुलेट कर ली होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में जो 407 आया था, वो फिर 50,000 ऑफ ओपनिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स मेड मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सब क्लियर है प्लीज इस बात से? ट्रेडिंग बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड होती हैं, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में आप चीजें खरीद के बेच रहे होते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करके बेचा है। और लेस फिर क्लोजिंग फिनिश गुड्स टू गेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद बेटा फिर अदर इनकम्स हो सकती हैं अगर क्वेश्चन में हो, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस अगर गिवन हो, टैक्स इन्वॉल्व अगर नहीं है तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। है चीजें इनमें, फिर टैक्स आके आफ्टर टैक्स आ जाएगा। एक नजर खुद से रिवाइज कर लें पेज पूरा, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ये अपने लोगों शेयर कर ली हुई नोट्स इस, नहीं व्हाट्सएप पे शेयर कर लिया नोट्स ऑनलाइन? ये मुनीब साहब कह रहे हैं कि सेंड कर दिया करें पहले। नहीं नहीं, मुनीब साहब ये ऑनलाइन वाले, ये बेटा सेंड कर दिया हुआ यार आपको। अगर नहीं बेटा पहुंचा तो मैं ढूंढिएगा जरा। फैसल ऐड कर दिया हुआ ग्रुप में यार, वो कह रहा फैसल भी कह रहा। मैं करवा देता हूँ इसको, छोड़े अभी तो स्क्रीन पे तो नजर आ रहा ना यार। ये चलें जी आगे। चलो बेटा, इसका ये जो थोड़ा सा हमने पढ़ा इसकी बेस पे एक आसान सा एक सवाल अगर कर लें। पहले अपना क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 3 पे आइएगा। कुछ पुरानी डिस्कशन से मेरी ख्वाहिश है कि मैं स्टार्ट करूं, एक आध दिन लगा लें जरा, कुछ चीजें जरा रिवाइज हो जाए पहले। जी, न्यू कूल लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन आपके सामने है। इसके जरा रिक्वायरमेंट्स पढ़े लास्ट में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। कैसे बनेगी बताएं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट अभी बनाई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट में बनाई नहीं अभी। सोचा सोचा ये क्या बनाई, ये क्या है, ये क्या है? ये जो कैलकुलेट किया 417, ये कैसे कैलकुलेट हुआ? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट ही तो है ना यार। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट मींस एक है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, वो तो रॉ मटेरियल से स्टार्ट होके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक कैलकुलेट हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट मींस स्टार्टिंग पॉइंट इज ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिर हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स टू गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बनाने की कॉस्ट नहीं मांग रहा, बेचने की कॉस्ट मांग रहा है, लेकिन डेफिनेटली हमें उसमें बनाने की कॉस्ट भी पता होनी चाहिए। क्लियर है? सेकंड रिक्वायरमेंट, सॉरी, यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, और फिर फाइफो की बात कर रहा है। फाइफो के साथ साथ मैं अभी वेटेड एवरेज भी आपको दोबारा याद कराऊंगा, और फाइनली फिर ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट मांग रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर को फिर अगर हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट आ जाएगा। ये सब फिर कैसे वर्किंग होगी मैं अभी आपके सामने करता हूँ। अब आप इस तरह करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जेब में रख के जरा डेटा पढ़ें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, बाकी वो डेफिनेटली सब कुछ बनाते हैं जी। रॉ मटेरियल परचेज दी हुई 2015 का एक डाटा, एयर कंडीशनर्स का बिजनेस है फर्स्ट लाइन में। डायरेक्ट लेबर लेंगे जी, फ्यूल कंज्यूम्ड की बात अभी हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेंगे, इनडायरेक्ट लेबर, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल,
परचेज ऑफ मटेरियल में ऐड करेंगे, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेंगे, हेड ऑफिस बिल्डिंग डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, एडमिन एक्सपेंसेस में आना चाहिए इनकम स्टेटमेंट में। और रिक्वायरमेंट देखें, शायद हमारे इस क्वेश्चन के मुताबिक इसकी जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक वर्किंग करनी है। सही कह रहा हूँ? एडमिन एक्सपेंसेस में हेड ऑफिस HO स्टैंड्स फॉर एडमिन सेलिंग, क्लियर है? फैक्ट्री डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड्स में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अदर इनकम है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आनी है, हमारे इस डेटा से रेलेवेंट नहीं है, हमारे इस क्वेश्चन से रेलेवेंट नहीं है। इंटरेस्ट इनकम भी अदर इनकम है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोसेस है, फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स भी दी हुई है। डिविडेंड काइंडली जहन में लाएं, डिविडेंड पेड कहाँ प्रेजेंट होगा? इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कहाँ पे आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं आएगा, इनकम स्टेटमेंट में भी नहीं आएगा, बैलेंस शीट में भी कहाँ आएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स की एक वर्किंग जहन में लाया जरा, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है चीजें प्लस प्रॉफिट्स, ठीक है? तो डिविडेंड का ताल्लुक तो इनकम स्टेटमेंट से ऐसा है ही नहीं, डिविडेंड ने रिटेन्ड अर्निंग से लेस होना। आई होप के एवरीबॉडी इज क्लियर। याद है ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट्स लेस डिविडेंड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, बड़ा कुछ पड़ा हुआ सर जी, मत करें। तो बहरहाल डिविडेंड इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और इनकम स्टेटमेंट। देन उसके बाद बेटा लास्ट में एयर कंडीशनर्स की ओपनिंग इन्वेंट्री की क्वांटिटी दी हुई है। ऊपर ये जो था ना 228, ये ओपनिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट थी, लेकिन नीचे से कुछ क्वांटिटी भी दी हुई है, और सिमिलरली क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी क्वांटिटी दी हुई है। और लास्ट लाइन रिक्वायरमेंट्स ऊपर फिर 7760 यूनिट सेल हुए हैं और एक पर यूनिट सेलिंग प्राइस दी हुई है। सही बोला मैंने? पढ़े जरा लास्ट स्टेटमेंट, एयर कंडीशनर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, और फिर एक यूनिट कितने पे सेल हुआ? तो अगर हम यूनिट्स को सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेल्स की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है? तो जरा हैप्पैजेड सा डाटा हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंगली। तो रजिस्टर खोलें जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाना शुरू करें। जी बिजनेस नेम वगैरह लिखें, न्यू कोल लिमिटेड। अब क्वेश्चन काइंडली अपने जरा अपने बुक में से देखना, मैं सामने आपके आंसर बनाऊंगा, क्वेश्चन के डाटा अपने बुक से देखना। फर्स्ट लाइन में फॉर द ईयर एंडेड गिवन था 2015। डेफिनेटली बेटा ये इंडिविजुअली भी आप बना तो सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल काम मेरे साथ साथ आपने करना है। जरा मैं कुछ सात चीजें जरा याद करा दूं जी। इकट्ठे हैं जी सारे? बताइए नहीं, सबसे पहले क्या ढूंढूं? सर जी मत करें, नहीं बेटा रॉ मटेरियल नहीं यार, ओपनिंग फिनिश गुड्स यार, बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स, फिर जब जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली वर्किंग करते हैं, तो हम एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं जैसे हमें करना चाहिए। एग्जामिनर ने हमने से अगर मांगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, तो वो मैं बनाने लगा हूं। जब जरूरत पड़ेगी तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वर्किंग हमें अलग करनी चाहिए, वो ऐसा एग्जामिनर ने रिक्वायर नहीं की, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए शायद हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो जो चीजें अवेलेबल है वहीं से स्टार्ट लें। स्टार्टिंग पॉइंट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ, सर जी ओपनिंग स्टॉक ऑफ ढूंढने कितनी अमाउंट है जी? बताएं आप लोग। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 228 795। सब लोग प्लीज पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चन सामने रखें।
प्लस क्या कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, बोलने अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कैलकुलेट अगर करनी है तो इसके लिए फिर एक 3-4 लाइनें छोड़ के वर्किंग वन की तरफ आ जाए। जहां ये जरूरत पड़े, जहन में ना आए कि फॉर्मेट क्या है, तो प्लीज फर्स्ट पेज बार बार देखना। स्टार्टिंग पॉइंट से एग्जैक्टली फॉलो करें जिस तरह पढ़ा। रॉ मटेरियल पहले हेडिंग लिखें, ये ओपनिंग रॉ मटेरियल 1,68,000 प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 2728,000। राइट टाइम पे सारी चीजें याद आनी चाहिए। एनी अदर थिंग जो परचेजेस में ऐड होनी है, the amount of custom duty given is 532,000। कोई और कैरेज वगैरह नहीं है, क्लोजिंग ढूंढना। वन 198 600। ये कैलकुलेट करें कंज्यूम की फिगर। रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर कैलकुलेटर 3229 400। आगे सर डायरेक्ट लेबर 8,25,000। ये दोनों को प्लस करके नाम हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। फोर 400। जब भी प्लीज बेटा कल क्लास में कोई कैलकुलेशन हो रही हो तो इंडिविजुअली किया करें यार, टोटल्स प्लीज बोर्ड से देख के ना लिखा करें, आदत बनाएं, कैलकुलेट किया करें यार। देन सर उसके बाद क्या आना है, अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए ना फर्स्ट पेज पे एक मिनट जाइएगा जरा। ये समटाइम्स ना कुछ इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं, तो एक दफा फर्स्ट पेज पे लिख लें फैक्ट्री ओवरहेड्स को।
प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कह सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कह सकते हैं। तो ये प्लीज फर्स्ट पेज पे लिखिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स और या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। लेकिन एक जब मैं कहूँ ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो देन व्हाट डज इट मींस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? उसमें फिर मटेरियल लेबर भी आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, तो उसमें तो सब कुछ आ रहा है। लेकिन ओवरहेड्स के एंगल से अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिखा हो या प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखा हो तो इट इज सिंपली फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो इंटरचेंजेबली काइंडली जरा याद रखना। चलिए ये जरा खुद से बनाए जरा लिस्ट, मैं फिर लिखता हूँ, पहले आप लोग कंप्लीट करें। ये डाटा देख के जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट कंप्लीट करें। लाइट कम तो नहीं है यहाँ पे? ये स्टार्ट में आप जो बैठे, लाइट सफिशिएंट है लिखते हुए? जी ठीक है फैसल, देखें। जी ठीक है जीशान, हुआ नहीं पूरा? ये ग्रुप में नहीं है? नहीं, जिनका बाद में एडमिशन है। चलें सर। जी सर, कौन सी चीजें आनी है सर? फ्यूल कंज्यूम्ड, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन। जो चीजें बेटा हम नहीं ले रहे वो सबको क्लियर है, क्यों नहीं ले रहे? एक दफा दोबारा जरा देखें कौन कौन सी नई चीजें ले रहे हैं हम, तरतीब से जरा। हेड ऑफिस डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम भी अदर इनकम, और डिविडेंड इज पार्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो चीजें हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड नहीं है, उसको फिर हम इग्नोर कर रहे हैं। तो चार चीजें आनी है, आप इसको लिख के इसका सम भी करें, मैं भी जरा नोट कर देता हूँ।
फ्यूल कंज्यूम्ड की अमाउंट है 1260। मैं लिख लेता हूँ, लिख देता हूँ, जरा आप लोग मैच कर लीजिएगा, अगर कोई मेरी गलती है तो बता दीजिएगा। डायरेक्ट लेबर है ठीक है जी। यहाँ तक मेरी फिगर्स जरा देखिएगा, मैं से मैच कर लूँगा, मेरी फिगर्स ठीक है और सम भी ठीक है 2005 300। चलिए मेरा माइंड अप करना है, अब क्या कैलकुलेट हो जाएगा फिर? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट उठाएं, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करें, फिगर आ जाएगी 6059 700। देन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, and closing work in progress 183,000 and 104,700। जी करें जी वाइंड अप। कैलकुलेटर नहीं, ये सबका बेटा कंप्लीट है यहाँ तक। टोटल आ जाएगा आपका 6138 000 000 ही है मेरा ख्याल, चेक कर लें मेरा फिगर ठीक है मेरा ख्याल। ऊपर भी 700 है, नीचे भी 700 लेस हो रहा है। चलिए सर, ये फिगर की हमें जरूरत कहाँ पड़ी थी, वापस जाए ऊपर। वर्किंग वन हमने की ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाए। स्टेटमेंट अब कंप्लीट कर दो। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 6138 000 ऐड हो गई जी सर। क्या कह रहे हैं? अच्छा लिखनी है अभी, अच्छा ये सबने नोट कर लिया हुआ है? जी बेटा, अब क्या रह गया ऊपर है स्टेटमेंट, क्या ढूंढना है सर? लिखे नहीं, किसका क्लोजिंग स्टॉक ढूंढे? डाटा देखें, जी सर क्लोजिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट बेटा अवेलेबल है सर, क्वांटिटी तो बेटा अवेलेबल है। एक सेकंड क्वेश्चन देखें जरा, गौर से सुने, रुक जाएं मेरे साथ वर्किंग कीजिएगा। 840 यूनिट्स फिनिश गुड्स के अवेलेबल हैं
ढूंढे लास्ट में, लेकिन हमें इन 840 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में उसने शायद नंबर 2 में स्पेसिफिकली मांगा भी हमसे कुछ है। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए FIFO भी यूज होता है, वेटेड एवरेज भी यूज होता है। बिफोर कि मैं ये वर्किंग करूं, आप लोग जहां लिख रहे हैं वहीं आए जरा, और वर्किंग नंबर 2 में आके पहले कुछ बातें जरा और रिवाइज करने जहन में। एक हेडिंग बनाए, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ तो यही मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ चीजें रिफ्रेश करें माइंड में, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाइंड अप करते हैं। जी सर, क्लोजिंग स्टॉक की अगर कॉस्ट बेटा फाइंड आउट करनी है ना, तो देयर आर टू प्रिंसिपल्स। मैं जरा एक सेकंड क्वेश्चन सेट के जरा आपको जरा कुछ पहले याद करवा दूं। कौन कौन से प्रिंसिपल से कॉस्ट आ जाती है सर? सर जी कौन से दो मेथड है सर? FIFO भी है, वेटेड एवरेज भी है। एक मिनट, अगर मेरी बात पूरी हो जाए जरा, इनमें से सही कौन सा? दोनों ही अलाउड हैं। बिजनेसेस की चॉइस है कि FIFO भी यूज कर सकते हैं, वेटेड एवरेज भी, लेकिन क्या इनके आंसर सेम आते हैं? डिफरेंट अजम्पशंस की बेस पे आंसर डिफरेंट होता है। तो FIFO में क्या अज्यूम होता है? ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग का जरा डिफरेंस भी थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश करें जरा। अगर ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से स्टेटमेंट बोली जाए तो आइटम्स परचेज्ड फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट, तो पहले खरीदी वो पहले बिकी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या वर्ड्स होंगे? आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट। तो हम जरा मैन्युफैक्चरिंग के एंगल से जरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो आइटम्स क्या अज्यूम करेंगे हम? आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट, जो पहले बनी है, मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड फर्स्ट, आर assumed to be sold first। लेकिन अगर इसे ट्रेडिंग के एंगल से भी लिखूं तो मैन्युफैक्चर्ड के साथ स्लैश परचेज्ड हो जाएगा। तो इसमें FIFO में हमें फिर ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी गुड्स सेल हो गई हैं और देयरफॉर फिर कौन सी गुड्स स्टॉक में बच गई होंगी। ठीक है, वेटेड एवरेज में क्या होता है, फिर वो मैं फिगर्स की तरफ आता हूं बाद में। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं सर? क्या करते हैं सर? इसमें हमेशा पहले रेट आता है, रेट पर यूनिट एक कैलकुलेट होता है। क्या फॉर्मूला होता है रेट पर यूनिट का? ओपनिंग स्टॉक। अब ये भी एक सेकंड, सॉरी, मैं जरा इसको भी एक सेग्रीगेट कर दूं। अब इसमें अगर ट्रेडिंग है और मैन्युफैक्चरिंग है तो वर्ड्स का बस डिफरेंस आएगा। तो अगर ट्रेडिंग है तो ओपनिंग स्टॉक में आप जो चीजें आपके पास ओपनिंग स्टॉक की पड़ी उसमें क्या ऐड करेंगे? परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लेंगे और परचेजेस की अमाउंट लेंगे। क्लियर है? डिवाइडेड बाय फिर इन्हीं रिस्पेक्टिव अमाउंट्स की क्वांटिटी ले लेंगे। ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी भी लेंगे और परचेजेस की क्वांटिटी भी लेंगे। तो अमाउंट्स को क्वांटिटी से डिवाइड करके एक पर यूनिट रेट आ जाएगा। कोई नई बात तो नहीं है? फिर रेट का क्या करेंगे? आप बेटा प्लीज प्लीज एक मिनट जरा सुन लें जरा, फिर लिखिएगा। आपको मैं सब इकट्ठा कर देता हूँ आपके सामने। जब रेट आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाल लेंगे। तो रेट फाइनली मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स टू गेट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर ट्रेडिंग की बजाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो जाए, सही ठहर जाए, क्या हो गया? ये कौन सी ऐसी चीज लिखने वाली है? एक मिनट बात मैं जरा पूरी कर लूं। अब टेंशन है नहीं, ये सब कुछ नजर आ जाना है। ये देखें सब कुछ नजर आ रहा सर, नजर आ रहा है सर। तो टेंशन फ्री रहे सर, बात जरा पूरी कर लेना। ट्रेडिंग की बजाय अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो शायद अब बात हो गई अभी रेट के फॉर्मूले में किस वर्ड का डिफरेंस आ जाएगा। तो आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेंगे अगर फिनिश गुड्स की आप वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन फिर ऑब्वियसली परचेजेस की जगह
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए एक एब्रिविएशन बना रहा हूँ और इसको फिर डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी। मतलब प्रिंसिपल वही है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपने फिर फिनिश गुड्स बनाई हैं इंस्टेड ऑफ कि आप खरीदते, और प्लस यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। क्लियर है? समझ आ गई बात? वंस अगेन एक रेट आएगा, इस रेट को आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट से, और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, आइदर वी कैन यूज FIFO और वी कैन यूज वेटेड एवरेज। कुछ नजर आ जाएगा जिस समय मैंने जरा स्क्रीज किया थोड़ा सा लास्ट लाइन में, हजरात जो बैठे हैं, नजर आ रहा है बेटा? तो आप जरा लिख लें आप। जब नोट कर लेंगे तो जरा बता दीजिएगा। जी लिख लीजिए। देन जरा अपने क्वेश्चन पे अब अप्लाई करें। हमें अपने क्वेश्चन में वर्किंग करनी है बाय यूजिंग FIFO, आप जरा डेटा रखें सामने। अब बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर हमने अपने इस डेटा पे अप्लाई करना मेथड, तो इसका जरा स्टार्टिंग पॉइंट 1 मिनट सुनिएगा जरा। अब लिखना छोड़ दें प्लीज। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड सबसे पहले ढूंढे जाते हैं FIFO में। कितने यूनिट्स बिके हैं? 7760। अब अगर हम अपना डेटा पढ़ें तो हमारे पीरियड के स्टार्ट पे हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री के 600 यूनिट्स है। पहले ये जरा देख लें, फिर मैं अभी लिख के जरा आपके सामने समराइज फॉर्म में लिख बनाता हूँ। तो 600 यूनिट्स ओपनिंग थे, बेचे कितने? 7760। पड़े कितने हैं? 640 रह गए हैं, सॉरी 840 रह गए।
एक इंफॉर्मेशन शायद उसने हमें बताई नहीं है जो शायद हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं एज सच गिवन है, जरा देखें जरा। बना तो सकते हैं हम, लेकिन क्या क्या बताया हुआ है उसने फिनिश गुड्स के एंगल से? ओपनिंग, क्लोजिंग और सोल्ड बताया हुआ है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड मिसिंग है, ठीक है। तो क्या नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड निकाले जा सकते हैं? यकीनन प्लस माइनस से बड़ा किया जा सकता है, लेकिन शायद अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे आसान भी ये है कि एक जरा लेजर सोचें, जरा पहले सोचें। फिनिश गुड्स एक एसेट है, तो अगर मैं एक लेजर फॉर्म में यूनिट्स के एंगल से लिखूं, यूनिट्स का मैं एक लेजर बनाऊं, तो स्टार्टिंग पॉइंट ब्रॉड डाउन किधर होना चाहिए? डेबिट साइड पे। कितने यूनिट्स है? 600। क्लियर है? क्लोजिंग कितने हैं? 840। वो डेबिट बैलेंस हो गया, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। अब सोल्ड यूनिट्स का मतलब ये हमारा स्टॉक कम हुआ होगा, फिनिश गुड्स कम हुई होंगी, बेचने से कम हुई होंगी, बनाने से बढ़ी होंगी। तो सोल्ड यूनिट्स कहाँ लिखूं? क्रेडिट साइड पे। 7760। अब अगर इसे हम बैलेंस कर लें तो यहां से फिर क्या निकलना चाहिए? अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो परचेजेस शायद निकलनी चाहिए, कितने यूनिट्स खरीदे हैं। और अगर फिनिश गुड्स के एंगल से मैं बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आइए प्लीज। आप अपनी वर्किंग नंबर 2 भी बनाए जाके ये लेजर। हम जहां वो डिस्कशन कर रहे थे उसी के नीचे वहां से जरा वर्किंग लिखें। तो सिंपली हम लेजर में अगर ये चीजें ज़हन में रखना, तो ओपनिंग थे, बनाए होंगे, बिके होंगे, पड़े होंगे, कुछ लॉसेस वगैरह भी आ सकते हैं, फ्यूचर में भी आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा शायद 8000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई होगी। करके देखें बैलेंस। जी माय डियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यार? सब क्लियर है सर? तो अब बात बेटा ये हो रही थी कि हमने 840 जो यूनिट्स बच गए हैं इनकी बाय यूजिंग FIFO कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग पॉइंट इज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जरा अप्लाई करें। 7760 यूनिट्स अगर सेल हुए हैं तो सबसे पहले कौन से यूनिट सेल हुए होंगे? ओपनिंग वाले। तो ओपनिंग वाले तो सारे सेल हो गए होंगे। 7760 जरा कैलकुलेटर पे एक मिनट लिखें। आसान डाटा है प्लीज, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करें। 7760 में से जरा 600 माइनस करना। इट मींस ये यूनिट्स फर्दर सेल हुए ओपनिंग के अलावा भी, तो ये फिर कहां से बिके होंगे? मैन्युफैक्चर्ड में से। अब मैन्युफैक्चर्ड थे कितने? तो 8000 में से ये जो आपके कैलकुलेटर पे ये तो सेल हो गए 8000 में से, तो माइनस करें जरा 8000 में से। तो क्या फिर जो 840 हैं वो मैन्युफैक्चर्ड में से ही बचे होंगे? और देयरफॉर हमें मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स की पर यूनिट कॉस्ट की बेस पे 840 को वैल्यू करना चाहिए। समझ आई मेरी बात? सब क्लियर है प्लीज? तब अगर मैंने 840 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो मुझे सिंपली क्या क्या चाहिए कि 8000 यूनिट्स को जो बनाने की कॉस्ट आई है उसको लेके 8000 यूनिट से मैं डिवाइड कर दूं, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, और उसको फिर मैं 840 से मल्टीप्लाई करके अपने फिनिश गुड्स की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकता हूं। और मुझे इस वर्किंग में ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स और अमाउंट किस लिए कंसिडर नहीं करनी चाहिए? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ओपनिंग में से बचे ही नहीं है, ओपनिंग वाले तो सारे सेल हो गए। तो क्या हमें 8000 यूनिट्स की कॉस्ट पता है? ये अपने जरा रजिस्टर में आंसर देख के बताएं। क्या हमें पता है जो 8000 यूनिट्स बने हैं उनकी कॉस्ट क्या आई है? ढूंढे 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 सर ढूंढे। तो क्या फाइनली बेटा मैं ये कह सकता हूं कि 6138 ट्रिपल डिवाइडेड बाय, सही है मेरी फिगर?
सबको मिल गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर डिवाइड बाय 8000 एंड पर यूनिट अगर निकालना है तो निकालना है, लेकिन स्ट्रेट अवे 840 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, करें माइंड अप। एनी कंफ्यूजन? व्हाई आई एम नॉट टेकिंग ओपनिंग यूनिट्स, ओपनिंग अमाउंट? क्योंकि उसमें से स्टॉक बचा ही नहीं है। तो FIFO में आपने क्या देखना होता है, कहां से स्टॉक बचा है, और जहां से स्टॉक बचा है वहां से पे पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करके नंबर ऑफ यूनिट्स इन हैंड से मल्टीप्लाई करना है। जरा मुझे पर यूनिट रेट बताएंगे? अच्छा, इसमें बेटा थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का इशू आएगा, लेकिन मेरा ख्याल अब हम बड़े हो गए, फिगर्स को अगर राउंड ऑफ कर लेंगे तो कोई हमें इशू नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली 767.25, ठीक है। और फिर आप इस रेट को मल्टीप्लाई कर लें 840 से। ये अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आता है? 6,444,90। अभी ये क्वेश्चन मैं FIFO की बेस पे कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद फिर वेटेड एवरेज से भी डिस्कस कर लेता हूँ, जरा वो भी रिवाइज हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन अप टू है? कोई फिगर में मसला, तो राउंडिंग ऑफ का इशू तो नहीं है सर? पर इस तरह कैसे हो सकता है सर, इतनी ठंड होगी जी। यूज करें जी फिगर, कहाँ जरूरत थी इसकी 6,444,90 की, कहाँ जरूरत थी सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट अब फाइनल करें। कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर बहुत सीरियस गेम है सर, आसान आसान से कॉन्सेप्ट रिफ्रेश रखें, तभी आहिस्ता 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 आगे बढ़ सकेंगे हम। ये फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल की बेटा अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 57222305। एक नजर जरा देख लें सारी वर्किंग, कहीं अगर कंफ्यूजन है लगा लें, 1-2 मिनट लगा लें, जरा रिवाइज कर लें। जब भी ये सॉल्व किया हमने सारा देखना। असलान मलिक बेटा वर्क इन प्रोसेस हो गया हुआ है, क्या हो गया? वर्क इन प्रोसेस कंसिडर हो गया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में। ना कर यार असलान मलिक, ठीक है असलान? जी सर जी, तकरीबन वही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में थोड़ा सा बस फॉर्मेट डिफरेंट है आफ्ताब। जी आप लोगों का तो नहीं कोई क्वेश्चन? चलें फिर आगे करें, रिक्वायरमेंट्स देखें। मेरे ख्याल है इस डिस्कशन को करते हुए रिक्वायरमेंट 2 भी फाइनल हो गई है। जो 767.25 आया वही यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है बाय यूजिंग FIFO। लास्ट एक थर्ड रहेगी बस, ग्रॉस प्रॉफिट। आप इस तरह करें, ग्रॉस प्रॉफिट पूरा कैलकुलेट करें पर यूनिट, फिर मैं बताता हूँ कैसे आएगा। करें एक वर्किंग। इनकम स्टेटमेंट से मिला है सेल्स
7760 units sold units multiplied by per unit selling price. ये कैलकुलेटर जरा नीचे टेबल पड़ा होगा। जी कैंडिडेट का फिगर बताएंगे। 111 744 00 सही। नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लें या कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख लें, प्लीज ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। नहीं वो नीचे मेरी टेबल पर ऐसे पड़ा, बाद में वो ला देते। ये कॉस्ट ऑफ सेल उठाएं जी, कितनी आई है 5722 और फाइनली इस डाटा से ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। ये बताइएगा जरा 5452 ये कर ली, यहां तक लिख के जरा रुक जाए। अब इसे बस पर यूनिट बनाना है। तो पर यूनिट बेटा अगर बनाना है तो सिर्फ डिसीजन ये लेना है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट आए इसे कितने यूनिट से डिवाइड करना है। बस एक छोटा सा छोटी सी चीज बस ध्यान में रखें, क्या यूनिट्स को बेचने से प्रॉफिट होगा या यूनिट्स को बनाने से। अगर हमने फॉर एग्जांपल यूनिट्स बना लिए हैं लेकिन सेल नहीं किए तो यकीनन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तो इनकर होगी, बनाने की कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन अगर आपने बेचा ही नहीं अभी तो सेल नहीं हुई, सेल नहीं हुई तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। ठीक है, तो चीजें बेचने से प्रॉफिट होता है, तो देयरफॉर ये 7760 यूनिट्स का प्रॉफिट है। सही कह रहा हूं, तो सिंपली क्या करें फिर 5752095 डिवाइडेड बाय 7760 means gross profit divided by number of units sold to get the per unit gross profit. कोई कंफ्यूजन? क्लियर है एवरीबॉडी, इज क्लियर? तो अप्रोक्सीमेटली 70, अगर पॉइंट्स में जाना तो 702 पॉइंट बस 59 तक, आई थिंक बस 2 डिजिट तक मैक्सिमम। सर आफ्ताब साहब वही तो है यार, 702.59 पर यूनिट। कोई कंफ्यूजन है? जी सर, फर्स्ट पेज पढ़। तो बेटा इसी डिस्कशन को जरा 1 मिनट, अब टाइम हमारे पास अलग शुक्र बच गया, जरा वेटेड एवरेज से भी करना है। नेक्स्ट लाइन लिखना, जरा सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग same question by using weighted average. मतलब फॉर एग्जांपल जहां FIFO लिखा अगर वहां वेटेड एवरेज होता तो क्वेश्चन में एग्जैक्टली कहां चेंज आता, ये रुक के पहले मेरे साथ डिसाइड करना है। कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट से शुरू करें जरा। ओपनिंग स्टॉक बेटा गिवन है, सेम रहेगा अगर वेटेड एवरेज भी होता। अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट सेम रहेगी या डिफरेंट हो जाएगी? अपनी देखें जरा, स्टेटमेंट पूरी देखें जरा, नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, उसमें रॉ मटेरियल की वर्किंग में, डायरेक्ट लेबर में, ओवरहेड्स में एज सच कोई चेंज नहीं आना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी सेम रहेगी। सिर्फ कहां बेटा इशू आएगा? अभी पहले क्लोजिंग स्टॉक हमने फिनिश्ड गुड्स का फाइंड आउट किया FIFO से, और अब हम करेंगे जब वेटेड एवरेज से, तो फिर ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट भी और उसके यूनिट्स भी लेंगे, तो पर यूनिट में डिफरेंस आ जाएगा। तो वही स्टेटमेंट बना लें और एग्जैक्टली जहां चेंज आ रहा है बस वो कर लें। तो जो चीजें अनचेंज है मेरे ख्याल में वैसे देख के दोबारा लिख लें। तो वही स्टेटमेंट प्लीज, ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स। डबल टू 8 795 प्लस गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 6138 अब क्योंकि फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन के लिए फिर वेटेड एवरेज में फॉर्मूला डिफरेंट है, इसलिए फिर अकॉर्डिंगली पर यूनिट चेंज होने से अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो इसकी जरा वर्किंग करें। जी सर जी, वेटेड एवरेज में फाइंड आउट करें रेट, करें जरा खुद से करें, टाइम है लगाएं 2-3 मिनट। जी नजरात में बेटा ये FR1 नहीं ना पड़ा हुआ, तो आप लोग अभी टेंशन ना लीजिएगा, यकीन इसमें कुछ डिविडेंड वगैरह की बातें आपने पहले नहीं सुनी होंगी, तो ये इंशाल्लाह कुछ दिन में FR1 वगैरह में मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो इंट्रो के बाद जो हजरात कॉस्ट की क्लास में बैठे हैं, तो आप बीच में अगर कोई एक आध नई चीज आ जाए तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा, मुझे आइडिया है, तो इंशाल्लाह फिर डिस्कस हो जाएगा, ठीक है? तो उसकी ना कोई टेंशन लीजिएगा। जी सर जी, रेट का फॉर्मूला 228 हो गया ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स 795 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय ओपनिंग क्वांटिटी क्या थी 600, और प्लस सब क्या करना है 8000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे जाकर राउंड ऑफ कर दें रेट। रेट अगर आप लिख रहे हो तो 2 डिजिट्स में पॉइंट के बाद राउंड ऑफ कर दें, और अगर रुपीज लिख रहे हो तो मेरे ख्याल उससे फिर रुपीज में राउंड ऑफ कर दें, ठीक है सर? रेट पॉइंट्स के बाद अगर जाना है तो मैक्सिमम बेटा 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर लें, और अगर उससे अमाउंट फाइंड आउट करें तो उसे रुपीज में राउंड ऑफ करें। बेटा इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कॉस्ट ऑफ सेल वाला बेटा फॉर्मेट है, उसमें ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस की बजाय बस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐड हुई है, बाकी वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज सिंपली अनदर नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो सेम फॉर्मेट है बेटा। क्लियर है प्लीज? इनकम स्टेटमेंट में वो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करते थे हम, उसमें परचेजेस की जगह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बस वर्ड आ रहा है, एवरीथिंग इज सेम, एवरी अदर थिंग इज सेम। ये सर जरा रेट बताइएगा। 740 पॉइंट
और इसको मल्टीप्लाइड बाय बताएं जी किससे करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 40 क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स और फाइनली आंसर बता दूं 621,873। ठीक है, वो रेट राउंड ऑफ करने से मे बी 2-3 हो गया हो। कंप्लीट करें जिनका आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन प्लीज सर वर्किंग में? फाइनल करें कॉस्ट ऑफ सेल्स यूजिंग वेटेड एवरेज। क्या फाइनल आंसर आता है? ये बेटा जो अमाउंट्स आ रही है ना इसको फाइनली आप रुपीस में राउंड ऑफ करें सर, इसको पॉइंट्स में बेटा ज्यादा ना लेके जाएं। और अगर आपका एंड में कुछ 3-4-5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना तो वो राउंडिंग ऑफ के रेट की वजह से आ रहा हो, रेट आपने जरा ज्यादा राउंड ऑफ कर लिया होगा। तो बेस्ड ऑन दीज फिगर्स अगर मुझे आंसर को बता दें, ठीक है ना? वैसे 873 अप्रोक्सीमेटली ये बताइएगा आंसर। 57444922। जी आज बातें हो रही हैं, सब क्लियर है सर, कोई इशू तो नहीं इसमें? नोट कर लिए सब लोग? कोई लिख तो नहीं रहा? चलो बेटा फिर मेरा ख्याल है छोटा सा क्वेश्चन फिर जरा होमवर्क दे दूं आज। सेकंड पेज पे क्वेश्चन नंबर 2। ये काइंडली जरा छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1-2 दिनों में कुछ पुरानी चीजें बीच में रिवाइज करके जरा कंप्लीट करते हैं सर। अब वेटेड एवरेज से बेटा क्वेश्चन रिक्वायर्ड नहीं था, मैंने सिर्फ इसलिए करवा दिया जरा वेटेड एवरेज बीच में रिवाइज हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज होमवर्क रख लें। इसमें शायद एक जगह इशू आए और बल्कि शायद ना ही आए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा, अगर कहीं इशू आया तो फिर मैं क्लास कल उस आप ऐसी की डिस्कशन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है? ठीक है, बस आज काफी है, इंशाल्लाह फिर कल दोबारा मुलाकात होगी। तो प्लीज साथ साथ आप शुरू हो जाए यार, छोटी छोटी चीजें भी प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जी नजम साहब देख लें वेटेड एवरेज यार, क्या देखना है? देखें सर। जी विकास साहब फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही आएगी। एक मिनट। फाइफो में अगर ओपनिंग स्टॉक ही हमारे पास 8,000 हो तो ठीक है, ठीक है तो फिर इसका मतलब कुछ ओपनिंग से बचे हैं, वो भी आ जाएंगे कल बातें। हाँ जी, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो फिर इसका मतलब हमें रेट 2 कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वो कल आ जाएगी बात। इसमें एक मेथड में हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आ रही है, दूसरे में कम आ रही है। वो सर क्लोजिंग स्टॉक के डिफरेंस की वजह से है ना, क्लोजिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशनशिप है। सर फिर तो मतलब कम यूज मेथड। हाँ भाईजान एम ही यूज करेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक इस साल ज्यादा होगा अगले साल ओपनिंग बन जाएगा। क्या हो गया? एक मिनट जी नजम साहब नोट कर लिया आपने? जरा बता दें वेटेड एवरेज नोट कर लिया? हाँ कर दें। सर इसमें और उसमें क्या फर्क है? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ से यहाँ तक हो गई ना। एक मिनट वो तो ये हो गई ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट ये। नहीं सर उसको अगर हम अभी ट्रेडिंग डिफरेंस होता है तो इसको हम वो नहीं कहते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कहते थे। नहीं सर ये तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट वो कहे तो वो ये मांग रहा है ये, अगर ट्रेडिंग अकाउंट आपके जेन में वर्ड आ रहा होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट वो ये वो ग्रॉस प्रॉफिट तक होता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पूरी इनकम स्टेटमेंट होती है।
अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड तो हो तो इधर ट्रेडिंग की जगह वो कॉस्ट गुड सोल्ड तो उसने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मांगी है आपसे, तो वो ये फिगर मांग रहा है। तो इसकी एक स्टेटमेंट बनानी है तो ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग, यही है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ गुड स्टेटमेंट मींस कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं एक स्टेटमेंट, ठीक है। और उसमें क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड चाहिए वो फिर हमने वर्किंग कर दी। ओके